लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट की थी, आज उसी को आगे करने जा रहे हैं। लास्ट में तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस देखे थे क्या होते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीट इंजन एंड कार्नो इंजन, ऊष्मा इंजन और कार्नो इंजन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन हम उसे कहेंगे, वास्तव में तो हीट इंजन और कार्नो इंजन है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही बताते हैं, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हीट इंजन क्या होता है, जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करे, वो क्या कहलाता है, हीट इंजन यानी कि ऊष्मा इंजन। तो ऊष्मा इंजन कौन सा होता है, जो हीट एनर्जी यानी ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब हीट इंजन के क्या पार्ट्स होते हैं, इसमें एक तो होता है सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस यानी कि कार्यकारी पदार्थ। ठीक है, सबसे पहले ये समझो, एक एग्जांपल से समझो कि हीट इंजन कैसे वर्क करता है। मान लो हमने कोई कंटेनर ले लिया जिसमें गैस फिल की हुई है, ठीक है, और इसके आगे लगा हुआ है एक पिस्टन। अब क्या होगा, इस पिस्टन के साथ एक टायर कनेक्टेड है, मान लो इस वे से लगा हुआ है, इसके साथ यहाँ पे एक टायर कनेक्टेड है। होगा क्या, जैसे आप इसको हीट दोगे तो हीट देने के बाद गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेंड होंगे, और गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड होंगे तो ऑब्वियस है ये पिस्टन शिफ्ट होगा। पिस्टन शिफ्ट होगा तो ये टायर जो है ये मूव करेगा। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल से समझा रही हूँ। तो जब ये टायर मूव करेगा तो ये क्या हुआ कि हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो यही हमें यहाँ पे करना है। हीट इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी को, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इट मीन्स वी कैन से कि हम हीट को, हीट से क्या करवा रहे हैं, वर्क करवा रहे हैं। तो हीट को किस में कन्वर्ट करते हैं, वर्क में। ठीक है, ऐसा कोई भी इंजन बनाना संभव नहीं है जो पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बस उसकी दो स्टेटमेंट दी हुई है, एक क्लोसियस स्टेटमेंट है और केल्विन और प्लैंक स्टेटमेंट है, दोनों पढ़ेंगे हम। लेकिन हीट इंजन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसा कोई इंजन नहीं बना है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, ऐसा इंजन बना पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे हीट इंजन के पार्ट्स जो होते हैं, एक तो होता है सोर्स जिसका टेम्परेचर हम T1 मान लेते हैं, सिंक का टेम्परेचर हम T2 मान लेते हैं। वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा, कार्यकारी पदार्थ, जैसे कोई सिलेंडर है उसमें गैस फिल हुई है। ठीक है, तो वर्किंग सब्सटेंस वो होगा जिसपे वर्क होगा और फिर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल वर्क में हम यूज कर पा रहे हैं इसको। तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि ये इंजन है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन आपको बुक्स में क्या लिखा मिलेगा, इसके पार्ट्स में सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। अभी आप समझने के लिए ये मान लो कि ये सोर्स है, ऐसा लिख भी सकते हैं समझने के लिए भी, और फर्दर आप एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं, इंजन, और ये हो गया सिंक। हम क्या चाहते हैं, सोर्स जो हमें हीट देगा, यहाँ पे जो हम हीट दे रहे हैं किसी के थ्रू ही देंगे, वो किसका काम करेगा, सोर्स का। ठीक है, तो सोर्स का टेम्परेचर हो गया T1 और सिंक का टेम्परेचर हो गया T2। सिंक क्या होगा कि अब ये सारी की सारी जो हीट थी, यानी जो गैस एक्सपेंड हुई, जो सारी हीट थी वो सारी की सारी तो यूज नहीं कर पा रहे, कुछ तो हीट यहाँ रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो हीट है वो कहाँ जाएगी, सिंक में जाएगी। सोर्स से जो हीट आई, मान लो जो Q1 थी जिसको हमें वर्क में कन्वर्ट करना था, तो उसने इंजन पे वर्क किया, मान लो कि W वर्क मिला हमें, और जो बची हुई हीट थी वो कहाँ चली गई, सिंक में चली गई। वो हीट क्या होगी, Q2। तो W की वैल्यू क्या होगी, Q1 माइनस Q2, कि सोर्स ने हीट दी Q1 ऊष्मा दी,
Q2 तो होगी रिजेक्टेड हीट। रिजेक्टेड हीट किसे कहेंगे? यहाँ इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, जो हम यूज नहीं कर पा रहे, सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होते, तो रिजेक्टेड जो हीट होगी वो यहाँ पे होगी Q2। तो Q2 को आप कह सकते हो रिजेक्टेड हीट, यानी कि जो हीट रिजेक्ट हो गई, जिसका यूज नहीं हुआ। तो Q1 हीट हमें इस सोर्स से मिली, उसको हमने वर्क में कन्वर्ट किया, तो हीट वर्क में कन्वर्ट हो गई। Q1 यानी हीट वर्क में कन्वर्ट हो गया, Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो Q1 जितना वर्क में कन्वर्ट हो गया, बाकी जो बची हुई हीट थी वो कहाँ चली गई? सिंक में, ठीक है। अब सोर्स को हमेशा रखा जाता है हायर टेम्परेचर पे और सिंक को रखा जाता है लोअर टेम्परेचर पे। तो T1 ग्रेटर देन होगा T2 के। ऐसा क्यों? सोर्स को हायर टेम्परेचर में इसलिए रखते हैं, अब देखो सोर्स ऊष्मा दे रहा है, ठीक है, और जो बची हुई ऊष्मा है वो कहाँ जा रही है? सिंक पे। आपको पता है कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, ठीक है। हीट फ्लोज हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हीट हाई से लो में जाएगी। अगर T2 हाई होता, T1 लो होता, तो क्या ऐसा पॉसिबल था कि यहाँ से हीट यहाँ चली जाए? ऐसा संभव नहीं है। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होती है। तो सोर्स जो हीट देगा वो सिंक में जाए, इसके लिए T2 को क्या रखते हैं? लोअर रखते हैं, क्योंकि T2 अगर कम नहीं होगा तो फिर हीट यहाँ जा ही नहीं पाएगी, हीट का फ्लो ही नहीं होगा। हीट के फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, और वो भी हाई से लो टेम्परेचर में ही हीट फ्लो होती है, ठीक है। तो हीट फ्लो होगी, और जो रिजेक्टेड हीट थी वो हमें कहाँ मिल रही थी? सिंक पे मिल रही थी। अब हीट इंजन का काम क्या हो गया कि हीट को किस में कन्वर्ट कर रहा है? वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसकी एफिशिएंसी, यानी कि दक्षता क्या होगी हीट इंजन की। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, हीट इंजन की दक्षता। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ऊष्मा इंजन की दक्षता। अब दक्षता से इसका क्या मतलब है? इसको देखो, फॉर्मूला आपको क्रैम नहीं करना है, समझ के याद करोगे तो याद रहेगा, रट्टे जितने मारोगे उतना ज्यादा भूलोगे, ठीक है। इसलिए क्रैमिंग कम से कम करो, क्रैमिंग वही करो जहां जरूरी है, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है आपको तो वो चीज क्रैम करो। हर चीज क्रैम करोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो हीट इंजन एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना, आपको समझना है कैसे। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपका 100 मार्क्स का पेपर था और आपने मान लो 96 मार्क्स गेन किए, तो हम क्या लिखते हैं? 100 तो हमारा इनपुट था कि 100 मार्क्स में से तो हमने लेने हैं, और जो आए हैं वो हमने कहाँ लिखे हैं? ऊपर लिखे हैं 96 मार्क्स जो आपने गेन किए हैं। इट मीन्स ये तो वो आउटपुट है जो हम चाहते थे, और ये इनपुट है जो हमने दिया है। इस इनपुट से हमने क्या आउटपुट लिया, ठीक है। इसको ऐसे समझो। अब हीट इंजन का काम क्या था कि जितनी हीट आ रही है उस हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो आपने इनपुट क्या दिया? हीट दी, ठीक है। तो हीट आपने कितनी दी? एफिशिएंसी को ईटा से लिखा जाता है। हीट आपने दी Q1, और कन्वर्ट कितना हुआ? वर्क चाहिए था हीट से हमें, तो आउटपुट हमारा क्या है? वर्क। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई? W/Q1, ठीक है। तो एफिशिएंसी हम क्या कहते हैं? वर्क अपॉन में हीट गिवन टू द सिस्टम। हीट आपने सिस्टम को दी है, ठीक है, और वर्क डन बाय द सिस्टम, और सिस्टम के द्वारा उतना वर्क हुआ है। यहाँ पे हम वर्क सिस्टम के द्वारा ही कर रहे हैं, सिस्टम पर वर्क नहीं कर रहे हैं। देखो इन रियल ऐसा होता है कि जो वर्क डन है, इंजीनियर्स क्या चाहते हैं कि वो जो मशीन बनाए वो मशीन वर्क करे, ना कि वो ये चाहेंगे कि वो मशीन पर वर्क करे, ठीक है। तो कंफ्यूजन आपने से पूछा था मेरे से कि वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो। आप ऐसे ध्यान रखो कि हम क्या चाहते हैं। मान लो मैंने एक मशीन बनाई, मैं चाहूंगी कि वो मशीन अच्छे से ऑपरेट करे। कोई मोटर बनाई है तो वो मोटर ऑपरेट करे, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगी कि मेरा सिस्टम वर्क करे, तो मैं ये चाहूंगी, तो इट मीन्स वो मेरे लिए पॉजिटिव है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेना है, और अगर मुझे उस पर वर्क करना
पड़ रहा है, तो उसे मैं क्या लूंगी, नेगेटिव लूंगी, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव लोगे। ठीक है, केमिस्ट्री में इसका साइन कन्वेंशन अलग रहता है, लेकिन हम उसमें कंफ्यूज नहीं होते। आप फिजिक्स वाला भी माइंड में रखो कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, तो ईटा की वैल्यू आ गई W/Q1 और वर्क डन कितना है Q1 माइनस Q2 की टोटल हीट आई थी Q1 में से Q2 रिजेक्ट हो गई, तो बचा हुआ क्या हो गया, वर्क डन Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। इसे आप लिख सकते हो 1 माइनस Q2/Q1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन। किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता इस फॉर्मूले से ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो ईटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस Q2/Q1। और ईटा की जो वैल्यू है, एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। 100% होने के लिए क्या होगा कि इस Q2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी एफिशिएंसी 100 आएगी, ईटा 1 हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, Q2 0 हो गया, इट मीन्स कि हीट तो रिजेक्ट हो ही नहीं रही। Q2 0 होने का मतलब कि यहाँ सिंक की उपस्थिति होना अनिवार्य नहीं है, कि सिंक प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा संभव नहीं है। कुछ ना कुछ हीट जरूर रिलीज होगी, सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम यही कहता है। इसे आप प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ भी नहीं है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेचुरल लॉ है, ठीक है, जो उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे किसी भी ऊष्मा इंजन की जो दक्षता है वो 100% नहीं हो सकती, यथा हीट इंजन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कार्नो इंजन। कार्नो इंजन क्या होता है, कार्नो इंजन है तो हीट इंजन ही, लेकिन कार्नो जी ने क्या किया, इनके माइंड में एक नया आइडिया आया। ये चाहते थे ऐसा इंजन बनाना जो कि 100% एफिशिएंसी दे। 100% तो कार्नो भी नहीं देता, लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नो इंजन देता है। अब ये जो इंजन बनाया है, कहने को तो कार्नो इंजन है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। यहाँ पे इसमें एजम्पशन सी मानी गई है। कैसे, अब कार्नो इंजन में के जो पार्ट्स थे, पहले तो वो देखो, कार्नो इंजन है क्या, एक हीट इंजन ही है, लेकिन एक ऐसा हीट इंजन जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो, मोस्ट एफिशिएंसी हो, वो कार्नो इंजन है। ठीक है, तो कार्नो इंजन के क्या पार्ट्स होते हैं, कार्नो ने जो इंजन बताया था वो 4 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। वो प्रोसेस कौन कौन से हैं, ठीक है, इसका डायग्राम बता रही हूँ, पीवी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। तो ये 4 पार्ट होते हैं, इस 4 पार्ट्स में कंप्लीट होता है कार्नो इंजन। और वैसे इसका जो इसकी मतलब की वर्किंग, ये तो हो गया कि इसकी वर्किंग ऐसे होगी, वो 4 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। लेकिन अगर इसका अरेंजमेंट देखें तो उसमें क्या होते हैं, हीट इंजन में तो एक था सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। कार्नो इंजन में इसके अलावा एक पार्ट और होता है और वो है परफेक्टली इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड, तो ये हीट इंजन में नहीं था। ठीक है, ये हीट इंजन में नहीं था। तो इसमें 4 पार्ट्स हैं इसके, सोर्स, सिंक, वर्किंग सब्सटेंस और इंसुलेटेड स्टैंड। ठीक है, अब ये 4 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। कौन कौन से, एक तो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ध्यान रखो कि कार्नो इंजन कितने प्रोसेस में कंप्लीट होता है, 4 प्रक्रम में कंप्लीट होता है। सबसे पहला प्रक्रम होता है इसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसे हम कहते हैं समतापी प्रसार। और जो सेकंड है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये करने से पहले आपको आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस पता होने चाहिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो एक बार उसे उसमें से सुन लेना अगर नहीं आते हो तो। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, रुद्रोषम प्रसार। एंड थर्ड वन इज आइसोथर्मल
कॉम्प्रेशन समतापीय संपीड़न, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। एंड फोर्थ वन इज इसे कहेंगे समतापी संपीड़न, समतापी संपीड़न। और फोर्थ है रुद्रोष्म संपीड़न यानी कि एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन यानी कि रुद्रोष्म संपीड़न। ठीक है, रुद्रोष्म संपीड़न। अब समतापी प्रकरण क्या होता है? समतापी प्रकरण वो होता है जिसमें ताप नियत रहे। ठीक है, ताप नियत रहे, शॉर्ट में बता रही हूँ, समतापी प्रकरण जिसमें ताप नियत रहता है। ताप नियत रहने से क्या होगा? अगर हम Q इक्वल्स टू बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो जो हीट देते हैं सिस्टम को टू फॉर्म्स में यूज होती है, वर्क और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ताप नियत है तो आइडियल गैस के केस में डेल्टा यू 0 हो जाएगा, तो Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? W के इक्वल आ जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें ताप नियत रहता है। डिटेल में आप लास्ट लेक्चर सुन लेना, शॉर्ट में बता रही हूँ। और एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। तो एडियाबैटिक के लिए Q क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क डन इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का डेल्टा U। तो एडियाबैटिक तो वो होगा जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। आइसोथर्मल जो समतापी होता है। आइसोथर्मल समतापी प्रक्रम वो प्रक्रम होते हैं जो बहुत ही धीरे धीरे संपन्न होते हैं। ठीक है, और इसलिए धीरे धीरे होने से उनका जो ताप है वो नियत बना रहता है। और जो रुद्रोष्म प्रक्रम होते हैं वो बहुत तेजी से संपन्न होते हैं, इसलिए उनका जो ताप है वो परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान उसमें नहीं होता एडियाबैटिक में। तो ये स्लो होते हैं आइसोथर्मल, और एडियाबैटिक वाले फास्ट होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो इन 4 प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है। कौन सा? पहले होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। समतापी पहले दो स्टेप्स में तो प्रसार हो रहा है। इसको मान लो लिख लो A B C D। तो A से B और B से C तो प्रसार हो रहा है, C से D और D से क्या हो रहा है? संपीड़न हो रहा है। ठीक है, कैसे होता है ये वर्किंग देखो इसकी। इसके 4 पार्ट्स हैं, अभी हमने डिस्कस किया। एक तो सोर्स, सिंक, वर्किंग सब्सटेंस और इंसुलेटेड स्टैंड। ठीक है, अब इसमें जो सोर्स होगा, पहले वर्किंग सब्सटेंस की बात करते हैं। जो वर्किंग सब्सटेंस होगा, ये मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स फिल किए हुए हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस, कार्यकारी पदार्थ। और इसका जो ये नीचे वाला पार्ट होगा ये तो डायाथर्मिक होगा, प्योरली डायाथर्मिक, यानी परफेक्टली कंडक्टिंग। और इसमें जो गैस फिल की हुई है वो हमने क्या मानी है? मोनो एटोमिक। हमने तो क्या मानी है? खैर कार्नो ने मानी थी। तो वो जो गैस है वो भी मोनो एटोमेटिक है, एटोमेटिक आइडियल गैस है, मोनो एटोमिक आइडियल गैस। ठीक है, जो हमने इसमें गैस मानी है। अब आप ये देखो, आइडियल गैस क्या इन रियल पॉसिबल है? नहीं है। तो ये एक इमेजनरी चीज है कि हाँ आइडियल गैस इसमें फिल किया, ऐसा संभव नहीं है। फिर पिस्टन भी माना, वो भी क्या है? फ्रिक्शनलेस है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है फ्रिक्शनलेस पिस्टन का होना। तो ये सारी बातें क्या है? हाइपोथेटिकल है। ठीक है, इनका अगर प्रैक्टिकली रूप से देखें तो कुछ लेना देना नहीं है। तो ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। जो पिस्टन हमने लिया है वो फ्रिक्शनलेस है, गैस है जो आइडियल है, और इसकी परफेक्टली कंडक्टिंग भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, ना ही परफेक्टली कंडक्टिंग बना सकते हैं और ना ही हम परफेक्टली इंसुलेटेड बना सकते हैं, ऐसे कोई सब्सटेंस है ही नहीं। हाँ, नियर अबाउट वैल्यूज दे देते हैं कि परफेक्टली इंसुलेटिंग बनाना है तो 99% या 98% आप बना लोगे, लेकिन 100% नहीं बना सकते। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ ये तो हो गया हमारा वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, अब जो सोर्स होगा, सोर्स हमारा ऐसा होगा जिसकी चारों जो ये वॉल्स हैं वो डायाथर्मिक होंगी, परफेक्टली कंडक्टिंग होंगी। चारों वॉल्स क्या होंगी इसकी? परफेक्टली कंडक्टिंग। ठीक है, पूर्णतः चालक, परफेक्टली कंडक्टिंग यानी कि पूर्णतः चालक। ये सोर्स हो गया।
इसी की कैटेगरी का सिंक होगा, ठीक है, सिंक होगा। बस डिफरेंस क्या आएगा, टेम्परेचर दोनों का अलग अलग लिया जाएगा। सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा और सिंक का टेम्परेचर कम होगा। सिंक की भी जो वॉल्स होंगी वो क्या होंगी, परफेक्टली कंडक्टिंग, पूर्णतः चालक, पूर्णतः चालक, ठीक है। और फोर्थ जो इसका पार्ट होता है वो है इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटेड स्टैंड। ये क्या होगा, इंसुलेटेड स्टैंड, ये होगा परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, एडियाबैटिक, उष्मारोधी भी कहेंगे इसे, जो उष्मा का आदान प्रदान नहीं होने दे, ठीक है। ये जो इंसुलेटेड स्टैंड है ये चारों तरफ से नॉन कंडक्टिंग होगा, ठीक है। ये परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है, ये परफेक्टली कंडक्टिंग है, ये भी परफेक्टली कंडक्टिंग है। और जो वर्किंग सब्सटेंस है इसका, ये नीचे वाली जो वॉल है ना, ये तो कंडक्टिंग है, और इसकी ये जो सारी वॉल्स हैं ये परफेक्टली क्या होंगी, नॉन कंडक्टिंग होंगी। ये परफेक्टली इंसुलेटेड होंगी यानी कि नॉन कंडक्टिंग होंगी, परफेक्टली इंसुलेटेड यानी कि नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। और ये भी नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग को ऐसे दिखा देते हैं। तो ये नॉन कंडक्टिंग है, सोर्स और सिंक की कंडक्टिंग है, इसका सिर्फ बेस जो है वो कंडक्टिंग है, बाकी सारी दीवारें हैं वो नॉन कंडक्टिंग है। अब इसमें प्रोसेस कैसे होता है, स्टेप 1 की बात करें हमें, तो पहला स्टेप ये होगा कि आप वर्किंग सब्सटेंस को कहां रख दोगे, सोर्स पे। ये वर्किंग सब्सटेंस था, ठीक है। ये जो डायग्राम है अभी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए टॉपिक इसलिए बता रही हूँ। तो वर्किंग सब्सटेंस जो है इसको हमने रख दिया सोर्स पे। सोर्स का टेम्परेचर था T1। अब आपको पता है T1 टेम्परेचर हाई होता है। और एक चीज और ध्यान रखना कि सोर्स और सिंक की जो हीट कैपेसिटी है वो अनंत रखी जाती है। सोर्स और सिंक की हीट कैपेसिटी अनंत रखी जाती है। हीट कैपेसिटी अनंत रखने का क्या मतलब है, उष्माधारिता अनंत। उष्माधारिता अनंत इसलिए रखते हैं कि अब जैसे T1 है, अगर आप T1 में से कुछ हीट लोगे, ये सोर्स है, सोर्स से हीट लोगे तो उसके टेम्परेचर में इफेक्ट आएगा, ठीक है। टेम्परेचर में इफेक्ट होएगा तो हमारी सारी वर्किंग ही चेंज हो जाएगी। तो सोर्स से चाहे मैं जितने भी उष्मा ले लूं उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो, इसलिए उसकी उष्माधारिता अनंत रखी जाती है। अब उष्माधारिता अनंत रखने का क्या मतलब हुआ, ठीक है, कि मेरे पास उष्मा का अनंत भंडार है, अथाह भंडार है, तो आप उसमें से थोड़ा सा ले भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक समुंदर से आप एक बाल्टी पानी निकालते हो तो क्या समुंदर के पानी में कमी आएगी, नहीं आएगी। वही बात है कि अगर ये सोर्स उष्मा दे देगा तो उसकी उष्माधारिता अनंत है, उसके टेम्परेचर में, उसके ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही सिंक के साथ हो। अदरवाइज अगर इसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट नहीं होती तो क्या होता, अगर आप सोर्स से हीट लेते तो सोर्स का टेम्परेचर फॉल हो जाता, कम हो जाता, ठीक है, क्योंकि उष्मा इसने रिलीज कर दी तो इसका खुद का टेम्परेचर कम हो जाता, ये कूल्ड हो जाता, ठीक है। और ऐसे ही सिंक है, सिंक का काम क्या है, उष्मा को लेना। जो रिजेक्टेड हीट है वो सिंक के पास आती है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता अगर इसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट नहीं होती। तो हीट कैपेसिटी अनंत इसलिए ली जाती है ताकि सोर्स और सिंक के टेम्परेचर में चाहे उष्मा ले चाहे उष्मा दे उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समुंदर से एक बाल्टी निकाल ले चाहे समुंदर में हम एक बाल्टी डाल दें, उसकी पानी की मात्रा पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सोर्स और सिंक की उष्माधारिता अनंत होने के कारण चाहे हम सोर्स से हीट ले लें और चाहे सिंक को हीट दे दें, इन दोनों के ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ध्यान रखना, इसमें से छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि सोर्स और सिंक की हीट कैपेसिटी अनंत क्यों रखी जाती है, इनफाइनाइट क्यों होती है, या फिर कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है तो अनंत होती है। क्यों होती है, ताकि सोर्स और सिंक से उष्मा लेने या देने पर इसके ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं आए और ताप एज इट इज बना रहे, ठीक है। अब इसमें स्टेप 1 क्या होगा, जब आप वर्किंग सब्सटेंस को आपने रख दिया सोर्स पे, अब इसमें क्या है, गैस है,
ठीक है। अब गैस को सोर्स से अब क्या मिलेगी, सोर्स का टेम्परेचर हाई होता है, T1 ग्रेटर देन होता है T2 से। तो जब गैस यहाँ पे इसको हीट मिलेगी तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपेंड होना चाहेंगे, ठीक है, फैलना चाहेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेट रख देते हैं। ये मान लो यहाँ पे कुछ वेट रखा हुआ है, ठीक है, वेट छोटा छोटा वेट रखा हुआ है इसके ऊपर, समझने के लिए इसके ऊपर छोटा छोटा वेट रखा हुआ है। हम क्या करते हैं, इस वेट को धीरे धीरे हटाते हैं। इस वेट को धीरे धीरे हटाओगे, मान लो मैंने ये एक वेट हटाया, जैसे ही मैं ये एक वेट हटाऊंगी ये गैस फैलेगी। ये गैस फैल मतलब कि थोड़ा सा ये पिस्टन ऊपर होगा, थोड़ा सा वर्क होगा, ठीक है। तो ये जो हीट है वही वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन स्लोली स्लोली कन्वर्ट हो रहा है। आप धीरे धीरे करके वेट हटा रहे हो, तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, स्लोली हो रहा है। और आपको पता है जो प्रोसेस स्लोली होते हैं, धीरे होते हैं, वो कौन से होते हैं, आइसोथर्मल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो स्लोली हो रहा है। ये प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि समतापीय प्रक्रम है। अब देखो जब आप धीरे धीरे वेट उठाओगे तो धीरे धीरे वेट हटाने से जैसे ही वेट हटेगा, इसको हीट मिली, थोड़ा सा आपने वेट हटाया, ठीक है, वही हीट फिर फर्दर वो इसका वर्क हो रहा है, क्योंकि उतना ही वो पिस्टन को ऊपर उठा पाएगा, तो वो वर्क होगा। और साथ ही क्योंकि ये प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है तो इसका जो ताप है वो नियत बना रहता है, टेम्परेचर नियत कांस्टेंट बना रहता है, इसलिए ये प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल समतापी प्रक्रम है, ठीक है। लेकिन हीट मिलने से गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्सपेंड होंगे, प्रसार होगा, तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कि समतापीय प्रसार। तो पहला प्रोसेस तो ये है समतापी प्रसार, ठीक है, स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप सेकंड में, स्टेप 2 में ये होगा कि अब ये जो वर्किंग सब्सटेंस है जिसको हमने सोर्स पे रखा था, इसको अब हम उठा के इंसुलेटेड स्टैंड पे रख देते हैं। सेकंड टाइम में हम इसको कहाँ रखते हैं, वर्किंग सब्सटेंस को इंसुलेटेड स्टैंड में। अब आपको पता है इंसुलेटेड स्टैंड में क्या होगा, इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है, कुचालक स्टैंड बोला जाता है इसे। जब आप इसको इंसुलेटेड स्टैंड में रखोगे तो इंसुलेटेड स्टैंड में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, ठीक है। इसकी जो दीवारें हैं वो क्या है, परफेक्टली इंसुलेटेड है, यानी एडियाबैटिक है, जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो इस कारण से अब ये जो पिस्टन यहाँ पे हम वेट रखा हुआ था, यहाँ पे हम धीरे धीरे वेट उठा रहे थे, अब इन वेट्स को हम थोड़ा सा फास्टली उठा देते हैं, थोड़ा तेजी से उठाओ। तो थोड़ा सा तेजी से वेट उठाने से एकदम से यहाँ से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा। जैसे आप वेट उठाओगे तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स वर्क करेंगे, मॉलिक्यूल्स वर्क करेंगे, तो इनके जो इसकी जो किस कारण से वो वर्क कैसे कर पाएंगे, यानी हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी के कारण, क्योंकि उसको बाहर से कोई हीट नहीं मिल रही। ये स्टैंड है वो इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है तो बाहर से तो इसको कोई हीट नहीं मिल रही है। जब बाहर से हीट नहीं मिलेगी तो अब जब आप ये वेट उठाओगे तो इसमें वर्क होगा। वो वर्क कैसे होगा कि उसकी मॉलिक्यूल्स अपनी इंटरनल एनर्जी में चेंज करेंगे तो वो वर्क होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको खाना नहीं मिला सुबह से और मैंने कहा कि आप एक्सरसाइज करो, तो आप एक्सरसाइज करोगे। अब कैसे करोगे, खाना तो खाया नहीं आपने, तो आपके पास जो पहले से स्टोर्ड है एनर्जी, अब आप उसका यूज करोगे और फिर एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। तो वैसे ये होगा कि अब इसको हीट तो मिल नहीं रही, ये क्या करेगा, अब अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा, यानी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन आएगा और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आने से आपको पता है ताप में परिवर्तन हो जाएगा। मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए, सिंपल आदर्श गैस की भी बात करें, चाहे मोनो है चाहे डाया है, कोई भी है, आदर्श गैस के लिए उसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, ताप में परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे उसके ताप में परिवर्तन हो जाएगा और ये प्रोसेस फास्टली होगा, ठीक है। फास्टली आप वेट को उठा रहे हो, ये प्रोसेस भी फास्टली है। अब आपको पता है तेजी से भी हो रहा है, ऊष्मा का आदान प्रदान भी नहीं हो रहा। तो ऐसे प्रोसेस कौन से होते हैं, एडियाबैटिक। अब यहाँ पे भी जब आप वेट को हटा दोगे, जब आपने वेट को हटा दिया तो गैस तो फैलेगी, एक्सपेंड होएगी, तो यहाँ हो क्या रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है,
ठीक है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, रुद्रोषम प्रसार हो रहा है स्टेप सेकंड में। अब हम देखते हैं स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा, अब इस वर्किंग सब्सटेंस को उठा के कहाँ रख देंगे, सिंक में रख देंगे। ठीक है, इस वर्किंग सब्सटेंस को हमने कहाँ रख दिया, अब सिंक पे रख दिया। और सिंक का टेम्परेचर आपको पता है क्या है, कम है। अब सिंक का टेम्परेचर कम था, यहाँ सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा था। अब सिंक का टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होगा, अब आप क्या करो कि इस पे अगेन वेट रखना स्टार्ट कर दो। यहाँ आपने वेट हटा दिया था, अब इस पे अगेन वेट रखना स्टार्ट कर दो और उन वेट को धीरे धीरे रखो। जब आप उनको धीरे धीरे रखोगे वेट को, तो ये जो गैस है ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इन वेट्स को धीरे धीरे रखोगे तो गैस कंप्रेस होगी। तो हो तो क्या रहा है, कंप्रेशन स्लोली हो रहा है। और ये जो वॉल्स हैं वो क्या है, डायाथर्मिक है, कंडक्टिंग है, यानी उष्मा का आदान प्रदान भी हो सकता है। जो प्रोसेस स्लोली हो, धीरे से हो, उष्मा का आदान प्रदान भी हो रहा हो और धीरे धीरे होने से इसका ताप भी नियत बना रहे, तो ऐसा प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल। इसलिए ये प्रोसेस क्या हुआ, आइसोथर्मल। हो क्या रहा है, संपीड़न यानी कि कंप्रेशन, क्योंकि गैस अब यहाँ पे क्या हो रही है, संपीड़ित हो रही है। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर तो कम है, गैस के पास ऑलरेडी तो अब ज्यादा टेम्परेचर मिल चुका है। यहाँ टेम्परेचर कम होने के कारण अब जब ये यहाँ पे प्रेस करोगे, वेट रखोगे, तो गैस कंप्रेस होएगी। गैस कंप्रेस होएगी तो एनर्जी रिलीज होएगी। ये जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो वो कहाँ चली जाएगी, सिंक पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, मान लो इसको Q2 मान लेते हैं। और जो हमने हीट दी थी वो क्या थी, Q1 थी। देखो उष्मा तो हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ तो दे ही नहीं रहे हैं। स्टेप सेकंड में तो दे ही नहीं रहे हैं, फर्स्ट में दे रहे हैं, सेकंड में तो रिलीज, थर्ड में तो रिलीज ही हो रही है, हमने नहीं दी। तो नेक्स्ट स्टेप 4 क्या होता है, स्टेप 4 में हम अगेन वर्किंग सब्सटेंस को उठा के कहाँ रख देते हैं, इंसुलेटेड स्टैंड में। इंसुलेटेड स्टैंड में, कुछ अलग स्टैंड में। अब क्या होगा, अब इन वेट्स को आप रखो, कुछ हमने यहाँ रख दिए और रखते हैं। अब इन वेट्स को तेजी से रख दो। जैसे ही आप इन वेट्स को तेजी से रखोगे, अब यहाँ इसको उष्मा तो मिल नहीं रही, उष्मा मिल नहीं रही तो क्या होगा, उष्मा का आदान प्रदान तो होगा नहीं। तो क्या होगा, जैसे इन वेट्स को रखोगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। अब ये वर्क कैसे करेंगे, गैस कंप्रेस होएगी, उष्मा तो मिल ही नहीं रही, तो हीट रिलीज तो होएगी नहीं। तो जैसे ही गैस कंप्रेस होगी तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होने से इसके ताप में भी परिवर्तन आ जाएगा। ताप में परिवर्तन होगा और प्रोसेस तेजी से होगा। एकदम से आपने वेट रखे, तेजी से हो रहा है, ताप में परिवर्तन भी हो रहा है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक। वेट रखने से गैस कंप्रेस होगी तो ये हो जाएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी कि रुद्रोषम संपीड़न। कंप्रेशन यानी कि रुद्रोषम संपीड़न। तो इस वे से इन 4 प्रोसेस में ये कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्नो इंजन, अच्छे से पढ़ लेना, दोबारा पॉज करके सुन लेना, पॉज करके नोट भी साथ साथ करते रहना, अगेन रिपीट करके सुन लेना, नहीं समझ आए तो। ठीक है, तो स्टेप 4 में ये हो गया एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इन 4 स्टेप्स में कार्नो इंजन कंप्लीट होता है। ठीक है, ये तो होगी इसकी वर्किंग कैसे होगी। अब हम निकालते हैं इसकी एफिशिएंसी। इसका डेरिवेशन आता है एग्जाम में कि कार्नो इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालो। ठीक है, फाइंड करो। तो उसका डेरिवेशन है, कार्नो इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है, 1 - T2 / T1। तो इसको हम निकालते हैं, ईटा इक्वल्स टू होता है 1 - T2 / T1। ये कार्नो इंजन की दक्षता का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये 1 - Q2 / Q1 के इक्वल तो होगा ही, क्योंकि किसी भी हीट इंजन की दक्षता कैसे देते हैं, ईटा इक्वल्स टू 1 - Q2 / Q1 से। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस था ये 4 प्रोसेसेस में कंप्लीट हो रहा है। अब ये जो प्रोसेसेस है 4 प्रोसेसेस में कंप्लीट हो रहा है। कौन कौन से प्रोसेस है, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आफ्टर दैट आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो A से B, B से C, C से D, D से पहले हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी कि समतापी प्रसार। ठीक है,
और फिर उसके बाद क्या हुआ, एडियाबैटिक यानी कि रुद्रोषम प्रसार, रुद्रोषम प्रसार। ठीक है, फिर सी से डी और डी से सी से डी क्या हुआ, समतापी संपीड़न, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और यहाँ जाएगा रुद्रोषम संपीड़न, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो समतापी प्रसार यानी कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये पीवी इंडिकेटर डायग्राम्स हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, तो आपको ध्यान होना चाहिए। समतापी के लिए ऐसा कर्व बनेगा, एडियाबैटिक के लिए ऐसा बनेगा। इसकी जो स्लोप होती है वो थोड़ी स्टीप होती है, इसकी स्लोप होती है वो स्टीप नहीं होती, क्योंकि धीरे धीरे होता है प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने देखा था, हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q1। Q1 तो होगी जो हीट हम दे रहे हैं। अब आप ये देखो 4 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो आपने उसमें हीट दी, वो हीट मान लेते हैं Q1 है। सेकेंड और फोर्थ स्टेप में हीट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हीट का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा जब, तो ना हीट हम दे रहे हैं ना ले रहे हैं। तो फर्स्ट और थर्ड का ही हीट से मतलब है, फर्स्ट में हीट दे रहे हैं, थर्ड वाले में हीट रिलीज हो रही है। तो सिर्फ ए से बी में और सी से डी में ही हीट का लेना देना है, बी से सी में और डी से ए में हीट का कोई भी लेना देना नहीं है। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों के लिए वर्क डन निकालोगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 अपॉन में क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। तो चारों के लिए पहले वर्क निकालते हैं, ऐड कर देंगे। हमें पता है A से B, B से B, C तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा वर्क डन, और C से D फिर D A, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव होगा। हम निकालते हैं क्या आएगा वर्क डन। सबसे पहले हम बात करते हैं A से B वाले प्रोसेस की, यानी कि समतापी प्रसार आइसोथर्मल एक्सपेंशन, समतापी प्रसार यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन की। धीरे धीरे ले लूँ मैं टॉपिक्स को, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। हमें जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, समतापी प्रसार क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम वर्क डन निकालेंगे W1। अब इसके वर्क डन का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, क्या आता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, यहाँ पे समतापी प्रसार हो रहा है, उसमें वर्क डन आता है nRT log V2/V1, यह होगा वर्क डन। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लो ए पॉइंट पे प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1। समतापी प्रसार में ताप में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ताप तो वही बनेगा, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाएंगे, P2 V2, टेम्परेचर क्या आएगा T1। अगर मैं C पॉइंट की बात करूँ, A B C, अगर मैं C पॉइंट की बात करूँ तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा P3, क्योंकि एडियाबैटिक है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों ही चेंज होंगे, ये हो जाएगा P3 V3 और T2। ठीक है, अगेन टेम्परेचर चेंज होगा, तो वो टेम्परेचर अब मान लो क्या हो गया T2। अब इसमें क्या हो जाएगा, D पॉइंट पे P4 V4, अभी आइसोथर्मल है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आना, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, T2 रहेगा। तो देखो कैसे A पे हमने लिखा P1 V1 T1, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मान लो कितने थे, P1 V1 T1। अब क्या होगा, जब समतापी प्रसार हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन के कारण टेम्परेचर तो वही रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर भी चेंज आता नहीं है, टेम्परेचर T1 है, प्रेशर वॉल्यूम हमने चेंज कर दी। एडियाबैटिक में तीनों चेंज हो जाते हैं, तीनों चेंज कर दो। फिर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर वही रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो जाएंगे। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो अगेन वो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अब इसमें वर्क डन होता है nRT log V2/V1। टेम्परेचर नियत रहता है, टेम्परेचर नियत कितना है, T1 है, तो आप इसको क्या लिख लो, वर्क डन का फॉर्मूला है, हमें W1 निकालना है, nR क्या हो जाएगा T1 log, और वॉल्यूम इनिशियल V1 है, फाइनल V2 है, तो log E V2/V1। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन आ गया। अब B से C में निकालते हैं, B से C में क्या हो रहा है,
एडियाबैटिक का एक्सपेंशन हो रहा है, रुद्रोष्म प्रसार हो रहा है। रुद्रोष्म प्रसार में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? रुद्रोष्म प्रसार में होता है NRT2 माइनस T1 अपॉन में 1 माइनस गामा। ये फॉर्मूला होता है रुद्रोष्म में। तो NRT2 माइनस T1 अपॉन में 1 माइनस गामा। यहाँ क्या आ जाएगा? टेम्परेचर फाइनल कितना है रुद्रोष्म में? फाइनल वही T2 है, इनिशियल T1 है, तो वही बात ही आएगी, सेम ऐसे ही आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देते हैं? W2 लिख देते हैं। अगर हम बात करें C से D में, तो C से D में दोबारा क्या हो रहा है? आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, समतापी संपीड़न हो रहा है। अब समतापी संपीड़न हो रहा है, फॉर्मूला तो यही चलना है, W3 लिख लो। ये क्या हो जाएगा? NR, और अब टेम्परेचर देखो यहाँ पे कितना है? T2 है, NRT2। वॉल्यूम देखो फाइनल कितना है? फाइनल वॉल्यूम तो है V4 और इनिशियल कितना है? V3। तो V4 अपॉन में V3 आ गया। फिर D से A में निकालो। D से A में क्या है? एडियाबैटिक कंप्रेशन है, रुद्रोष्म संपीड़न है। तो रुद्रोष्म संपीड़न में वर्क डन निकालो, कितना आएगा? W4। अब यहाँ क्या बनेगा? फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर देख लो। फाइनल टेम्परेचर T1 है, इनिशियल कितना है? T2 है। तो यहाँ T1 माइनस T2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा NRT1 माइनस T2 अपॉन में 1 माइनस गामा। ठीक है। अब टोटल वर्क डन क्या आएगा? W1 2 प्लस 3 प्लस 4। अब 2 और 4 तो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। 2 और 4 माइनस कॉमन ले लोगे तो कैंसिल आउट होगी। क्या आ जाएंगे? 1 और 3 आ जाएंगे। अब आप इस पे Q1 की वैल्यू भी देख लो क्या होगी। Q1 की वैल्यू, Q1 वही है जो फर्स्ट में हीट है, वही हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? डेल्टा U 0 हो जाएगा। ठीक है। तो Q इक्वल्स टू वर्क डन के इक्वल आ जाएगा, यानी Q1 किसके इक्वल है? W1 के। तो ईटा कितना आ जाएगा? W1 अपॉन में Q1, W1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये तो पूरा ही लिखोगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल आउट हो गए थे, तो 1 और 3 बच गए थे। ठीक है। तो 1 और 3 की वैल्यू पुट कर दो, तो ईटा कितना आ जाएगा? 1 की वैल्यू पुट करो तो ये हो गया NRT1 log E V2 बाई V1। और W3 की वैल्यू भी पुट कर दो, NRT2 log V4 बाई V3। और Q1 की वैल्यू भी पुट कर दो। Q1 की वैल्यू W1 के इक्वल ही आनी है। तो NRT1 log ये हो जाएगा V2 बाई V1। अब इसी को आगे सोल्व करते हैं और एफिशिएंसी निकालते हैं। NRT1 log ही V2 बाई V1, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दो इससे और इससे, दोनों से। दोनों को ओपन करके लिख देते हैं। तो एफिशिएंसी क्या आएगी? यहाँ पे ईटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस NR से NR तो सारी काट दो, NR से NR तो तीनों में कट रहा है। तो 1 प्लस T2 अपॉन में T1, ये हो जाएगा log E V4 बाई V3 अपॉन में log E V2 बाई V1। ये आ गया। अब इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए अगेन वही आइसोथर्मल प्रोसेसेस पे आ जाओ। अगर मैं पहले प्रोसेस की बात करूं तो पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कि समतापी प्रसार। अब इसमें क्या होगा? समतापी प्रसार में आपको पता है टेम्परेचर PV इक्वल्स टू NRT से अगर टेम्परेचर नियत है तो P1 V1 इक्वल होता है P2 V2 के। तो A से B में आइसोथर्मल में P1 V1 किसके इक्वल आ गया? P2 V2 के। अब B से C वाला देखो, रुद्रोष्म प्रसार है। रुद्रोष्म प्रसार की समीकरण क्या लिखते हैं? PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो PV गामा इक्वल्स टू नियत, तो यहाँ हो जाएगा P2 V2 की गामा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? P3 V3 की गामा। फिर C से D में अगेन समतापी है। समतापी है तो P3 V3 इक्वल्स टू किसके आ गया? P4 V4 के। फिर D से A में देखो क्या आएगा? D से A में P4 V4 की गामा इक्वल्स टू P1 V1 की गामा। चारों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो P1 P2 P3 4 और ये P1 P2 P3 P4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचा V1 V2 गामा V3 V4 गामा इक्वल्स टू V2 V3 गामा V4 V1 गामा।
ठीक है। अब V1 वाले और ये एक साथ कर लो, पावर्स वाले जो हैं, ठीक है। यहाँ पे है V1 गामा, इसको ले जाओगे तो V1 की गामा -1, ये हो जाएगा V3 की गामा -1, इधर हो जाएगा V2 की गामा -1 और ये हो जाएगा V4 गामा -1। पावर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये आ गया V2 V4 इक्वल्स टू V1 V3। हमें यहाँ पे चाहिए V4/V3, V2/V1। V2/V1 किसके इक्वल आ गया? V3/V4 के। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे इसकी पावर आप V3/V4 की -1 लिख सकते हो। अगर इसको मैं V3/V4 कर दूं तो यहाँ इसकी पावर -1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लॉग में माइनस आगे आ जाता है, इसको लिखोगी 1 - T2/T1, ये हो जाएगा log V3/V4 अपॉन में log V2/V1। तो V2/V1 इक्वल है V3/V4 के, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। एफिशिएंसी क्या आ गई? 1 - T2/T1। तो ये है कार्नो इंजन की दक्षता। कितनी आई? 1 - T2/T1। और फॉर्मूला क्या था हर हीट इंजन की दक्षता का? 1 - Q2/Q1। तो आप ये कह सकते हो Q2/Q1 किसके इक्वल है? T2/T1 के। तो कार्नो इंजन की दक्षता निकाल ली हमने, ठीक है। अब आज का लेक्चर इसी के साथ ही समाप्त करते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद रेफ्रिजरेटर और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 2 स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।